Hello and welcome to Online National Sports Day 2020. Today is 29 August and we have going to celebrate a huge National Sports Day but online. राष्ट्रीय खेल दिवस आप सभी जानते होंगे या कुछ नहीं जानते होंगे. So let's we start some stories and some fact about National Sports Day. Why we celebrate this on 29 August and what is the fact and what is the stories behind it. क्या आप सभी जानते होंगे दिस ईयर जैसो अभी कोविड-19 का जो पीरियड चल रहा है इसमें हम लोग फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि हम एक स्पोर्ट्स डे को ऑनलाइन तरीके से मना रहे हैं. ऑनलाइन मतलब आप सभी जानते हैं एक ऑफलाइन होता है एक ऑनलाइन होता है. हम इसे ऑनलाइन वीडियो के जरिए मनाने जा रहे हैं. राष्ट्रीय खेल दिवस शायद आप लोग जानते हो या कुछ नहीं जानते हो कि ये क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे स्टोरीज क्या हैं. मैं आज आपको थोड़े से इसके फैक्ट के बारे में बताना चाहूँगा कि इसके पीछे क्या क्या स्टोरीज और क्या क्या वजह रही है जिस वजह से हम इसे लगातार कंटिन्यू पिछले कुछ सालों से मनाते आ रहे हैं. और शायद आपको ये भी ज्ञात होगा कि ये कब स्टार्ट हुआ. मैं इस सब के बारे में एक छोटी सी स्टोरीज और छोटी सी जानकारियाँ आप तक लेके आया हूँ. तो स्टार्ट करते हैं खेलों के जगत के बारे में कि खेल है क्या चीज. खेल पहले खेलों और स्पोर्ट्स में है क्या. तो मेरा ये मानना है कि खेल जो है वो बच्चों की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो बाल्यकाल से लेकर मृत्यु काल तक चलती है. बहुत लंबा प्रोसेस है ये. बच्चा बचपन से खेलना शुरू करता है और शायद ताउम्र खेलता ही चला जाता है और कुछ ना कुछ रूपांतर हमारी जिंदगी में इसके देखने को मिलते हैं. एंटरटेनमेंट की बात करें तो एंटरटेनमेंट भी एक स्पोर्ट्स है और इसे ही हम खेल के अपने जीवन को रंगमंच को जो ये लाइफ का एक रंगमंच होता है इसको सुनहरा बनाते हैं. भारत के इतिहास खेलों में बहुत सुदृढ़ रहा है. भारतीय खेलों में बहुत सुदृढ़ रहे हैं. हम बात करते हैं अगर अपने पुराने काल की पुरातन काल की तो गामा पहलवान से लेकर आप सभी जानते हो गामा पहलवान का अगर नाम आपने सुना हो जिन्होंने शायद अपनी ज़िंदगी में 50 साल की आयु तक कोई भी कुश्ती नहीं हारी. बाद में उन्हें पेशावर भेज दिया गया और ना केवल हिंदुस्तान बल्कि विश्व के रेसलर भी उनके आगे कभी टिक नहीं पाए. ये एक बहुत बड़ी बात होती है. अब बात करते हैं उसके बाद इतिहास चलता रहा. मिल्खा सिंह जैसे फ्लाइंग सिख भारतीय धरती में आए. पीटी उषा जैसी उड़न परी भारतीय खेलों में आई. कपिल देव जैसे होनहार बल्लेबाज हमारे पास आए. सचिन तेंदुलकर नामों की बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है. शायद अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ इस वीडियो में तो वो तर्कसंगत नहीं होगा क्योंकि किसी का नाम छूट जाए या किसी और का आ जाए अच्छा नहीं लगेगा. लेकिन हमारे भारत में बहुत से दिग्गज हस्तियां खेलों में जन्मी और जिन्होंने अपना लोहा ना केवल भारत में बल्कि विदेशों में मनवाया. अब बात करेंगे हम राष्ट्रीय खेल दिवस. तो राष्ट्रीय खेल दिवस में सबसे पहले मैं बात करूंगा एक नाम की चर्चा करना चाहूंगा. क्या पता शायद आप उन्हें जानते हो. ध्यान सिंह. पता नहीं आप जानते हैं नहीं जानते हैं लेकिन ध्यान सिंह एक वो नाम है जिन्होंने अपने नाम की तरह ध्यान जो था वो पूरी दुनिया का ध्यान अपने ऊपर ले आए. और फिर उनका नाम थोड़ा सा परिवर्तित हुआ जो मैं आगे आपको थोड़ी सी उसके फैक्ट और स्टोरीज बताने वाला हूँ. वो आगे की बात है. एक मैजिशियन इंडिया में पैदा हुए. हॉकी मैजिशियन इंडिया में पैदा हुए जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा गया. हॉकी का जादूगर या मैजिशियन कह लीजिए. बाद में उन्हें लिजार्ड बहुत बड़े बड़े नामों से नवाजा गया. ऐसे एक होनहार शख्स पैदा हुए 29 अगस्त 1905 29 अगस्त 1905. शख्स जो सारी दुनिया में भारत का परचम लहराने में सक्षम हुआ. 29 अगस्त 1905 को ध्यान सिंह जिनका मैं जिक्र अभी आपको कर रहा था ये उन्हीं के उपलक्ष्य में है. ध्यान सिंह नाम का एक शख्स इलाहाबाद जो अभी रिसेंटली हम बात करें तो प्रयागराज है उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है. उस उत्तर प्रदेश की पावन धरती पे प्रयागराज की पावन धरती पे एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिसका नाम था ध्यान सिंह. 29 अगस्त 1905. फिर से ध्यान से सुनिएगा.
और यही वो शख्स है जिसने विश्व में भारत का परचम लहराया, और इतना लहराया कि आज राष्ट्रीय खेलों में उसको हम ये कह सकते हैं फादर ऑफ स्पोर्ट्स कहा जाता है। तो साधारण सी मैं इनके बारे में थोड़ी सी और चर्चा विस्तार में करना चाहूंगा आपके साथ, क्योंकि आज राष्ट्रीय खेल दिवस है, और अगर हम राष्ट्र के ऐसे सपूतों को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, या उनका अनुसरण नहीं करेंगे, तो शायद हमारे एक कहीं ना कहीं लाइफ जो है वो में अधूरापन रहेगा। तो मैं शुरू करता हूँ इनके साधारण सी एक जिंदगी के बारे में, थोड़ी सी स्टोरियाँ जो मुझे पता हैं, जो मैंने पढ़ी हैं, देखी हैं, सुनी हैं, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। साधारण शिक्षा प्राप्त की इन्होंने, अपनी बहुत ही साधारण परिवार में जन्मे। इनके पिताजी भी आर्मी के एक सैनिक थे, और एक सैनिक होने के नाते इन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भेज दिया गया था युद्ध करने के लिए। ध्यान सिंह एक साधारण से परिवार में जन्मे, साधारण शिक्षा प्राप्त करने के बाद 16 वर्ष की आयु में, मात्र 16 वर्ष की आयु में सन 1922 में ये सेना में भर्ती हो गए, और भर्ती होने के बाद इनका जो खेल का कारवां था वो बहुत ही अग्रिम रूप से चल पड़ा। इनके पिताजी भी सैनिक ही थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इन्हें भी युद्ध करने के लिए भेजा गया था। माँ बहुत परेशान थी, तो सारे परिवार को लेकर के झांसी चली गई थी। झांसी में ही इनका कुछ शिक्षा भी हुई, परंतु 16 साल की उम्र में इनका भर्ती होना और उसके बाद खेल पे इनका समर्पण होना, ये बहुत बड़ी बात है। 1922 में जब ये भर्ती हुए, और जब इनके साथी जितने भी दोस्त इनके थे, जो आपको पता होगा शुरुआती जब सैन्य में कोई भर्ती, सिपाही भर्ती होता है, तो स्टार्टिंग में एक रंगरूटी कहा जाता है, बहुत सी एक्सरसाइज, बहुत सा पसीना बहाना पड़ता है आदमी के लिए। तो ऐसा ही इनको भी उसी प्रकार का एक जो इनका रूटीन्स था, इनका जो कार्यशाला थी वो बहुत कठिन थी, परंतु उसके बावजूद भी ये लकड़ी से किसी पत्थर को सहलाना, या किसी कागज के टुकड़े को सहलाना, या फिर कोई बॉल मिल जाए कागज की बनी हुई उसको सहलाना नहीं भूलते थे। जब सभी इनके मित्र लोग रात को या दोपहर को, जब इनकी कार्यशालाएं नहीं होती थी, इनके वर्क टाइम नहीं होता था, उस टाइम सोया करते थे, तो ध्यान सिंह जी अपनी एक लकड़ी के साथ उस बॉल को लहराया करते थे, उस बॉल को सहलाया करते थे। वक्त ऐसा था कि शायद उस समय जो हमें पता है, ध्यान सिंह जी के पास एक हॉकी भी नहीं हुआ करती थी, तो वो लकड़ी की एक टेढ़ी सी लकड़ी तोड़ करके उससे अपना काम चलाया करते थे। एक दिन ऐसे ही उनकी यूनिट के कमांडेंट, उस दौरान जो इनके बाद में गुरु बने, सूबेदार तिवारी जी, जिनका नाम है सूबेदार तिवारी जी, उनकी नजर मेजर ध्यान सिंह पे पड़ी। मैं फिर से बोल गया मेजर ध्यान सिंह, अभी उनका नाम ध्यान सिंह ही था, मेजर तो बहुत बड़ी बाद में बने हैं, बट चलो अभी बोल दिया है तो आगे देखेंगे कि ये इनको मेजर का ओहदा मिला कैसे। तो ध्यान सिंह जी जो थे वो एक दिन रात को प्रैक्टिस कर रहे थे, सूबेदार तिवारी जी की नजर उन पे पड़ी। उन्होंने एक सिपाही को बुलाया और संदेशा भेजा कि जाइए और वो जो वहां खेल रहा है उसको बुला के लाइए। जब बुला के लाए, परिचय हुआ, जी मैं ध्यान सिंह। तो उन्होंने कहा यार तुम ध्यान सिंह नहीं हो सकते, तुम इतनी चांदनी रातों में खेलते हो, तुम्हारा नाम ध्यानचंद्र होना चाहिए। ध्यानचंद्र कब ध्यानचंद बना, बस वो धीरे धीरे सिलसिला चलता रहा और ध्यान सिंह ध्यानचंद सिंह बन गया, और ज्यादातर लोग उन्हें ध्यानचंद के नाम से जानने लगे। ये तो एक छोटी सी स्टोरी थी जब उन्होंने ध्यानचंद बनाया गया। ध्यानचंद हॉकी खेलते रहे और उनकी उन्नतियां होती रही। मैं उन्नतियों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करता हूं, फिर डिस्कस करूंगा उनके करियर के बारे में। सन 1927 को उन्हें लेफ्ट नाइक बना दिया गया। बहुत अच्छा प्रदर्शन जब उन्होंने ओलंपिक्स में किए, तो उन्हें 1932 को नायक बना दिया गया, और 1936 में वे सूबेदार बन गए। ये 3 वो डेट्स हैं, आपको शायद याद होगा कुछ को कि ये वो डेट्स थी जब मेजर ध्यानचंद ने अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन दिया था। और कहां दिया था? ओलंपिक्स में।
इससे पहले भी जब यूनिट की एक टीम बनी थी तो इन्हें बुलाया गया। मैं बीच की स्टोरी बताता हूँ आपको। यूनिट की एक टीम बनी और इनके सिलेक्शन के लिए इनको बुलाया गया और यूनिट में इनको बोला गया कि आप खेलोगे, तो इन्होंने जी मैं खेलूंगा और इन्हें खेलने के लिए दिल्ली भेजा गया। इन्होंने अकेले उस समय दिल्ली में 3 गोल दागे थे और उसके बाद जब यूनिट वापस आए तो इनके नामों की बहुत ज़्यादा चर्चा होने लगी और फिर इन्हें आगे खेलने के लिए आमंत्रित किया गया। 1928 अल्बर्ट्स में ओलंपिक्स में पहली बार इन्होंने अपना परचम लहराया, जहां इन्होंने बहुत शानदार अपना खेल का परिचय दिया। उसके बाद 1932 लॉस एंजलिस में इनका बहुत जबरदस्त प्रदर्शन हुआ और फाइनल जो इन्होंने सबसे बेहतरीन और उच्चतम और अपनी कप्तानी में भारत को स्वर्ण दिलाया था वो था बर्लिन का मैदान। आपको पता होगा जहां हिटलर जैसे शासक रहे हों। बर्लिन 1936 की स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा। इनकी कैप्टनशिप में हमने लगातार 3 गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में जीते थे। लगभग 1926 से लेकर के 1948 तक का जो इनका दौर रहा उसमें इन्होंने लगभग 400 से ज्यादा गोल कर दिए। कैन यू बिलीव इट? 400 गोल्स इन अ शॉर्ट टाइम। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी जब एक ऐसे सदी के महानायक ने अपने नाम हॉकी को कर लिया हो कि जिसका शब्दों में विवरण करना भी मुश्किल हो रहा हो। अपनी संपूर्ण लाइफ में लगभग इन्होंने 1000 गोल किए, जो एक रनों के अंबार की तरह है। शायद इतने आज हमारे भारतीय खिलाड़ी क्रिकेटर जो हैं वो 1000 रन बनाने में बहुत समय लगाते हैं, इन्होंने 1000 तो गोल ही कर दिए। फर्स्ट मैच 3 गोल, ओलंपिक्स 35 गोल्स और इंटरनेशनल 400 गोल और टोटल 1000 गोल। एक बात है मेजर ध्यानचंद की, जो स्किल उनका था वो शायद किसी ने नहीं। बीबीसी न्यूज से मैंने 2-4 स्टोरियां देखी और पता लगा कि मेजर ध्यान सिंह इतना क्विक रिएक्शन में नहीं खेलते थे जितना क्विक रिएक्शन वो अपने दिमाग से खेला करते थे। उनको ग्राउंड की पूरी ज्योमेट्री पता होती थी कि कौन से बिंदु से और कौन से डायरेक्शन से और कौन से एंगल से गोल पोस्ट पे गोल दागा जा सकता है। उनके खिलाड़ी दारा सिंह बताते हैं कि ध्यान सिंह का जो पास था वो फीट में और इंचेस में नहीं होता था, वो सेंटीमीटर में होता था। मतलब जब वो पास देते थे तो उनका मानना होता था कि अगर मेरा पास आपके पास आपकी हॉकी स्टिक पे गया है तो वो गोल होना चाहिए। उनकी कमाल की तर्क शक्ति थी। वो ग्राउंड को एक एंगल से खड़े होकर पूरा 360 व्यू देख लिया करते थे। कौन खिलाड़ी कहां खेल रहा है वो ना जाने कैसे जानते थे। इवन यहां तक कि अगर वो फॉरवर्ड सेंटर फॉरवर्ड के वो खिलाड़ी थे, मैं आपको बता दूं ध्यान सिंह सेंटर फॉरवर्ड के खिलाड़ी थे और जब वो सेंटर फॉरवर्ड खेलते थे तो कोई लोग कहते हैं कि उनका इतना व्यू होता था कि बैक में कौन चल रहा है और फ्रंट में कौन चल रहा है, राइट विंग में कौन है, लेफ्ट में कौन है, उन्हें एक एक कदम का एहसास होता था। शायद वो एक दिव्य शक्ति ही थी जो उनको ये बताती थी कि आपके पीछे आगे और दाहिने बाएं कौन खेल रहा है। मैं बात कर रहा हूं एक ध्यान सिंह जी की छोटी सी स्टोरी के बारे में। जो मैच हमारा हुआ था हॉकी का हॉलैंड में हमारा जो फाइनल मैच हुआ था जर्मनी वर्सेस इंडिया, और शायद वो 14 अगस्त को होना था, लेकिन 14 अगस्त को ग्राउंड में बहुत ज़्यादा बारिश हुई और उसे परिवर्तन कर दिया गया 15 अगस्त में। 15 अगस्त को सुबह जब टीम के कोच उनके पास पहुंचे तो लगभग 6 खिलाड़ियों को तेज बुखार था, जिसमें ध्यान सिंह भी एक थे। 103 डिग्री बुखार में था और उन्होंने कोच साहब ने उनको कहा कि ध्यान जी आप रहने दीजिए, हम टीम में किसी और मेंबर को खिलाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं एक सिपाही हूं और सिपाही मरते दम तक जंग में खेलता है और लड़ता है। और ये बात कहकर उन्होंने जो बाकी के खिलाड़ी जो बीमार थे सभी को उठाया और मैदान में उतर गए। मैदान में जब वो गए तो हिटलर के दौरान की बात है, मैं आपको बताऊं 40,000 से ज्यादा लोग उस दिन उस मैदान में थे। 40,000 की तादाद बहुत बड़ी एक तादाद मानी जाती थी 1936 के टाइम पे।
क्योंकि आज भी 40,000 का जमावड़ा बहुत माना जाता है। तो 1936 जब दुनिया में आबादी बहुत कम थी, तब आप सोच सकते हैं 40,000 का क्राउड क्या चीज़ होती होगी। और मैच जब खेलने वो उतरे तो ग्राउंड लबालब पानी से भरा था। उसमें और ज्यादा पानी का छिड़काव करवा दिया गया था हिटलर के द्वारा, ताकि भारतीयों के जूते गीले होकर उनके तलवे निकल जाएं और वो खेलने में सक्षम न हो पाए। चलिए मैच शुरू हुआ, फर्स्ट हाफ खेला और फर्स्ट हाफ में हम 1-0 से आगे रहे। ये सब देखकर जर्मनी की टीम दंग रह गई कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी भारतीय खेल नहीं रुक रहा। थोड़ा समय बीता, फर्स्ट हाफ के बाद फिर सेकंड हाफ में जब खेलने गए तो मेजर ध्यानचंद का नजर सीधे जूतों पे पड़ी अपने खिलाड़ी के, और उन्होंने देखा कि उस जूते का जो भारीपन है वो उस खिलाड़ी को दौड़ने में अड़चन पैदा कर रहा है। ध्यान सिंह ने उनको बुलाया और कहा, दादाजी आपके जूतों में बहुत पानी है। तो दादा का जवाब मिला कि आपके भी। उन्होंने जल्दी से अपने स्पाइक खोल दिए और वो नंगे पैर खेलना शुरू कर दिया। फिर क्या था, नंगे पांव जब गेम शुरू हुआ तो एक के बाद एक और कंटिन्यू 7 गोल दागे गए। भारत की ये हालात देखकर हिटलर वहां से उठकर चले गए और भारतीय टीम 8-1 या 8-0 से विजयी घोषित की गई। मैच के तुरंत खत्म होने के बाद हिटलर अपने दफ्तर गए और दफ्तर जाने के बाद फिर से एक आवाज लगाई गई कि उस शख्स को मेरे सामने पेश किया जाए जो हॉकी में गेंद लेकर भाग रहा था। और सब जानते थे उस टाइम कि एक ही शख्स है जो हॉकी में गेंद को चिपका लेता है, और वो है मैजिशियन मेजर ध्यान सिंह। ऑफिस में बुलाया गया, मेजर ध्यान सिंह के पास स्नेहा आया। वो गए दौड़े दौड़े हिटलर के ऑफिस पहुंचे। वहां खड़े जैसे ही मेजर ध्यान सिंह हिटलर के दफ्तर में पहुंचे तो हिटलर की आंखें चौंधिया गई और उन्होंने हिटलर को बिना सोचे समझे एक ऑफर दे डाला। और ऑफर था एक चांदी का बैग भरा हुआ, और ऑफर था जर्मनी की ओर से खेलना और जर्मनी की नागरिकता सिटीजनशिप लेना। लेकिन मेजर ध्यान सिंह एक सिपाही थे। उन्होंने सिपाही की तरह ही उनको जवाब दिया कि मैं भारत के लिए खेलना अपने लिए एक गौरवान्वित महसूस करता हूं, अपने लिए गर्व महसूस करता हूं। मैं एक भारतीय हूं और भारत में रहकर भारत के लिए ही खेलूंगा। लगभग 11 से 12 रुपए की तनख्वाह वाले एक सिपाही की ये भाषा सुनकर जर्मन का हिटलर दंग रह गया। कुछ इसी प्रकार के किस्से और चलते रहे। ध्यान सिंह से कई बार इंटरव्यू में भी कुछ वार्ताएं पूछी गई। एक बार उनको पूछा गया कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं और कितनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो ध्यान सिंह जी का जवाब था, मैं चाहता हूं कि मैं हर वक्त हॉकी के साथ रहूं, मेरा एक एक क्षण हॉकी खेलते हुए। और उनकी ड्रिबलिंग, उनकी पासिंग, उनकी हर एक स्किल मानो ऐसी थी जैसे ब्रूस ली भी उनके फैन थे। ये बात सुन करके डॉन ब्रैडमैन, जिसका नाम आपने शायद सुना होगा, जिनका नाम क्रिकेट के महान गॉड ऑफ क्रिकेट भी उनको कहा जाता है, सचिन तेंदुलकर की तरह डॉन ब्रैडमैन, उन्होंने भी ये कहा कि ये शख्स हॉकी नहीं खेलता है, ये शख्स क्रिकेट खेलता है। ये क्रिकेट की तरह रन बनाता है, ये गोल को एक रन समझता है और अनचाहे रन ये अपनी हॉकी से निकालता है। तो समझिए उसको मैजिशियन नहीं तो क्या कहा जाए। जब बात आई लंदन के एक फेस्टिवल मैच में, उसमें भी उन्होंने लगभग 72 गोल हुए, जिसमें अकेले ध्यान सिंह ने 36 गोल किए। 36 गोल अकेले ध्यान सिंह ने किए। लॉस एंजलिस के समर ओलंपिक में 4-1 से गोल्ड किए, 4-1 गोल किए और सभी को चकाचौंध कर दिया। जब मेजर ध्यान सिंह जी वापस आए बर्लिन से, तो एक बहुत कहावत मशहूर थी कि पेशावर रेलवे स्टेशन की सभी टिकट प्लेटफॉर्म टिकट वो बिक चुकी थी।
अभी मेजर ध्यान सिंह शायद 3 घंटे अपनी जर्नी में लेट थे, और 3 घंटे लेट होने से पहले भी उनके यहाँ की सभी टिकटें, पेशावर की टिकट छोड़िए, प्लेटफॉर्म टिकट तक वहां सारे बिक गए थे। इतनी भीड़ उस शख्स को देखने के लिए बेकरार थी। मैं आपको एक और बात बता दूं, एक जानकारी मैं आपको दे दूं। मेजर ध्यान सिंह पंजाब रेजिमेंट से खेलते थे। पंजाब रेजिमेंट में इनका एक पुतला भी बनाया गया, और जब वो पुतला बनाया गया तो उसमें कहा गया कि इस पुतले को कुछ एक स्पेसिफिक रूप दिया जाए। तो स्पेसिफिक रूप के तौर पर उनके 4 हाथ लगाए गए, और चारों हाथों में हॉकी दिखी कि ये शख्स एक हाथ से नहीं 4 हाथ से खेलता है। ऐसे कई किस्से और कहानियां मेजर ध्यान सिंह के उपलक्ष्य में बताई जाती हैं। शायद अब आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञात होना लगे हो कि मेजर ध्यानचंद जो थे वो कितनी बड़ी शख्सियत। बातों बातों में एक किस्सा रह ही गया। एक बार बर्लिन की ही बात है, जब गोलकीपर द्वारा ध्यान सिंह का दांत तोड़ दिया गया था। शायद आपको पता होगा, इस किस्से के बारे में जरूर पढ़िएगा। मैं थोड़ी सी आगे की ओर चलता हूँ। जब बर्लिन ओलंपिक या ओलंपिक्स खेले जाते थे, उस समय एक संघ के रूप में हॉकी ओलंपिक संघ जो था हमारा, वो कोलकाता में हुआ करता था। तो कोलकाता में जब पार्टिसिपेट करने की बात आई तो यूपी, राजस्थान, पंजाब रेजिमेंट और इन सब ने पार्टिसिपेट किया, बट आर्मी की टीम ने मना कर दिया कि हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो मेजर ध्यानचंद बहुत नर्वस हुए, क्योंकि वो बाहर जाना चाहते थे खेलने के लिए, बट अब समस्या ये थी कि आर्मी की टीम जो थी वो इस लीग में नहीं उतर पा रही थी। जब कलकत्ता हॉकी संघ ने ये देखा कि हमारे पास टीम्स की कमी है और खिलाड़ियों की कमी है, तो उन्होंने ध्यानचंद जैसे खिलाड़ियों को, नामी गिरामी खिलाड़ियों को अपने खर्चे पे बुलाया। वहां तक तो बात ठीक थी, जब वो अपने खर्चे पे वहां ले गए, उनको खिलाया, और लीग मैच में वहां पे ध्यान सिंह ने फिर एक बार कलकत्ता में अपना जलवा दिखारा, और सभी जिस टीम में उन्हें खिलाया गया उस टीम से सभी हार गए, और वो हर बार टीम जीत जाती है जिसमें मेजर ध्यान सिंह होते। बात सिलेक्शन की हुई, ओलंपिक संघ में राजनीति भी खूब गरमाई, लेकिन फिर भी मेजर ध्यान सिंह की सिलेक्शन उस दौरान हो गई। लेकिन सिलेक्शन के दौरान एक और समस्या बहुत बड़ी थी, वो थी खर्चा। क्या आप जानते हैं बच्चों कि उस दौरान भारतीय हॉकी संघ के पास अपनी टीम को लंदन भेजने के लिए पैसे भी नहीं थे, और ये पैसे ना होने के कारण हमारी टीम को ड्रॉप करना पड़ रहा था। फिर कुछ मदद यहां वहां से जुटाई गई। लास्ट में ओलंपिक संघ के 2 शख्स ने बचे हुए 2 खिलाड़ियों को स्पॉन्सर किया, और जैसे तैसे करके जहाज, समुद्री जहाज के द्वारा हमारी टीम को ओलंपिक भेजा गया। आप ये मानिए कि उस समय क्या संघर्ष रहा होगा उन खिलाड़ियों का और उन खेल जगत के कार्य करने वालों का, जिन्होंने अपनी पॉकेट से खर्च करके हमारी भारतीय टीम को, हॉकी टीम को जहाज से, समुद्री जहाज के द्वारा लंदन खेलने के लिए भेजा। आज का समय आप सब जानते हैं कैसा है। आज पैसा तो है पर खिलाड़ी नहीं। उस समय खिलाड़ी तो थे पर पैसा नहीं। खिलाड़ी आज हैं, पर इस तरह के मैजिशियन खिलाड़ी शायद भारत हमेशा तरसता रहता है। रिटायरमेंट के बाद मेजर ध्यानचंद फिर अपने झांसी हीरो क्लब्स की ओर से खेलते रहे, और बच्चों को लगातार कोचिंग और गाइडेंस देते रहे। उनका भाई रूप सिंह, वो भी उनके साथ ओलंपिक में खेले, और अभी जो उनके लड़के हैं श्री अशोक कुमार, वो भी ओलंपिक में शायद हॉकी से हमारी टीम से खेले हुए हैं। 1956 में तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान के साथ मेजर ध्यान सिंह को नवाजा गया पद्म भूषण। उसके बाद की बात थोड़ी दुखद भी थी। 29 अगस्त 1905 से जो सफर ध्यान सिंह का चल रहा था, वो 31 दिसंबर 1979, 31 दिसंबर 1979, जब वो 74 साल की उम्र में थे, तब वो दिवंगत हो गए। इस खिलाड़ी की जो यात्रा थी वो यहीं रुक गई। 31 दिसंबर 1979 यहीं इनका देहांत हुआ, और फिर मेजर ध्यानचंद
स्वर्गीय मेजर ध्यानचंद बन गए और उनका जो परचम था वो पूरे विश्व में लहराने लगा। ये वो शख्स थे जिन्होंने भारत को विश्व के मानचित्र पे एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था और एक नई पहचान दी। भारतीय डाक संघ ने भी 1979 में इनका एक डाक टिकट जारी करके इनको सम्मानित किया। उसके बाद जो आप लोग जानते हैं 2012 29 अगस्त 2012 ये दिन वो दिन था जब मेजर ध्यानचंद को फादर ऑफ स्पोर्ट्स कहा गया और उनके ही इस उपलक्ष्य में भारत को राष्ट्रीय खेल का एक दिन मिला, एक दिवस मिला, जिसे 29 अगस्त के रूप में हम लोग मनाए जाते हैं। और आज भी 29 अगस्त का दिन राष्ट्रीय खेलों के नाम किया गया। इस दिन राष्ट्रपति भवन में सभी राष्ट्र खेलों के अवार्ड्स दिए जाते हैं, जैसे अर्जुना अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड और मेजर ध्यानचंद अवार्ड। इनके नाम का भी एक अवार्ड यहाँ दिया गया है। एक छोटी सी और इनकी लास्ट स्टोरी रह गई, जो कहानी मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं। सन 2014 मरणोपरांत सन 2014 को इनको नॉमिनेट किया गया था भारत रत्न के लिए। भारत रत्न के लिए सन 2014 में मेजर ध्यानचंद को भी नॉमिनेट किया गया, परंतु किसी कारणवश इनको ये जो विश्व भारतीय की सबसे प्रथम नागरिकता वाली उपाधि थी ये नहीं मिल पाई और सन 2014 को सचिन तेंदुलकर जी को इस से नवाजा गया। तो इसके बारे में कहीं ना कहीं कुछ जो इनके चाहने वाले हैं उनको दुख होता है कि हमारे जो मैजिशियन हैं मेजर ध्यानचंद, उनको इस अवार्ड से नवाजा जाना चाहिए था। खैर छोड़िए, ये बात अलग है। तो आज जो जानकारी मैंने आप तक पहुंचाई है वो नेशनल स्पोर्ट्स डे की है। तो आप भी इन्हीं लोगों की तरह, इनकी एक कहावत थी जो मैं जाते जाते आपको बताना चाहता हूं, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। ये इनका मानना था कि किसी भी हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। हार्ड वर्क अपने लिए होता है और हमेशा अपने लिए ही होता है, जिसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता। तो बेटा आप लोग भी हार्ड वर्क कीजिए और मेजर ध्यानचंद ही नहीं बल्कि चलो उनके नक्शे कदम पे, उनके आचरण पे और उनकी तरह सोच रख करके हम आज स्पोर्ट्स जगत को एक नई दुनिया पे ले जाएं। जय हिंद, जय भारत।